अगर तुमको तैरना सीखना है तो तुम ड्राइंग रूम में बैठ के तैरना नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। 3 दफ़े मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया और तीनों दफ़े मैं फेल हो गया। जब तक आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप फर्स्ट ऑप्शन पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। फुल फ्लैश लड़ाइयाँ हुई है 1962 वॉर चाइना के साथ, 65 वॉर पाकिस्तान के साथ और 71 वॉर पाकिस्तान के साथ। 2 चीज़ें मेन हैं जिनकी वजह से बच्चे जो है अच्छा नहीं कर पाते। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसकी मैं 7th जनरेशन हूँ जो कि आर्मी में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7। माय नेम इज़ गोपाल शर्मा और मैं आपका मैथ्स फैकल्टी। और आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को, आपके साथ जोड़ने वाले हैं डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो मैं स्वागत करता हूं कर्नल साहब आपका। और कर्नल साहब के साथ हम लोग बहुत ही लॉन्ग जर्नी से जुड़े हुए हैं और आज कुछ बातें करेंगे और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बातें करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि आपकी जर्नी क्या रही, आपने फोर्सेस में क्या आपको मोटिवेशन ऐसा मिला जो आपने फोर्स को ज्वाइन किया। अच्छा, ऐसा है गोपाल जी कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसकी मैं 7th जनरेशन हूँ जो कि आर्मी में। मेरे गांव में अगर आप देखें तो मेरे गांव में आपको 90% ऐसे मिलेंगे जो कि फ़ौज से जुड़े हुए हैं, और फ़ौज से भी ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे दादा परदादा सब फ़ौज में थे और वो भी जो है सब रिसालत में थे, मतलब घोड़ों पे थे, और अब जो है टैंकों पे। तो छोटे बचपन से ही मुझे शौक़ था फ़ौज में जाने का, और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए मैंने जो है एनसीसी ज्वाइन करी। जूनियर विंग में मैं एयरफोर्स में था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने सीनियर विंग एनसीसी ज्वाइन की। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 1972 इमीडिएटली 71 वॉर के बाद रिपब्लिक डे परेड 72 और 73 में मैंने जो है रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया। और उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहा था, लेकिन मेरा मकसद फिर भी वही था। लेकिन एक और चीज़ थी कि मैं जो है 3 दफ़े मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया और तीनों दफ़े मैं फेल हो गया। ओके। लेकिन मेरी जो पैशन था, मेरा जो जुनून था, वो यही था कि मेरे को जो है आर्मी में जाना है। उसके बाद मैंने IMA एग्ज़ाम दिया, उसको पास किया, और फिर 1975 जनवरी में मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ज्वाइन कर दिया। उसके बाद 35 साल मैं फ़ौज में रहा, और उसमें जो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि मैंने जिस रेजिमेंट में मैं कमीशन हुआ था एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, उसी रेजिमेंट को मैंने जो है कमांड किया। तो ये मेरी तकरीबन जर्नी जो है फ़ौज की थी। मतलब ये आपका ज़िंदगी का वो मोमेंट था जो आपने बहुत प्राउड फील किया है। मतलब वो जब भी मैं ज्वाइन किया था रेजिमेंट, तब से लेके और जब तक मैंने कमांड नहीं, मैंने जनरल बनने का, ब्रिगेडियर बनने का कभी सपना नहीं देखा। मेरा जो सपना ये था कि जिस रेजिमेंट में मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन के आया हूँ, उसी रेजिमेंट को एक दिन मैंने कमांड करना है, और वही मेरा मकसद था, और उसी लाइन पे मैं चलता रहा। और मेरे को बड़ी खुशी है आपको ये बताने में कि मैंने वो रेजिमेंट 2.5 साल तक कमांड करी। ग्रेट सर। और उस रेजिमेंट का नाम भी मैं बताना चाहता हूँ। उस रेजिमेंट का नाम है 20th लांसर्स, और वो एक ही रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में जिसने तीनों जो फुल फ्लैश लड़ाइयाँ हुई है 1962 वॉर चाइना के साथ, 65 वॉर पाकिस्तान के साथ और 71 वॉर पाकिस्तान के साथ, तीनों लड़ाइयों में इस रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। तो सर, जैसा कि अब हमारा प्लान चल रहा है, आप लोग डिफेंस अड्डा 24/7 पर हम लोग बच्चों को प्रिपरेशंस कराते हैं, तो मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो एसएसबी को लेकर ज़्यादा आती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों का एक बड़ा सवाल, आपने जो जवाब दिया उसमें मेरे एक सवाल आया मेरे दिमाग में। बच्चे हम मेरे से एक कमेंट करके पूछा बच्चे ने, क्या सर कभी कोई सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए अपनी लाइफ में? जैसे अभी वो टारगेटेड हैं कि उन्हें एफकेट देना है और वो क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन वही सोचते हैं कि कहीं ऐसा हो कि एसएसबी क्लियर ना कर पाए, तो क्या उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए? देखो, मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ज़िंदगी में जब एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरे करने के लिए सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप फर्स्ट ऑप्शन पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो फर्स्ट ऑप्शन से मिलेगा, और जब तक आपके पास सेकंड ऑप्शन है
तब तक आप फर्स्ट अपने ऑप्शन को, प्लान को आप उतनी तवज्जो, उतनी अटेंशन वगैरह नहीं दे पाओगे। इसलिए मेरा सभी बच्चों से ये निवेदन है और रिक्वेस्ट है, और सबको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपने ठान ली है मुझे करनी है तो वो करनी है, अनटिल अनलेस ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से आप ना कर सको। वो प्रॉब्लम फिर हम तब सोचेंगे कि हमको क्या प्लान करना है। लेकिन आप जो प्लान किया है, और मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ अपने केस में, अगर आपने सोच लिया है मुझे फ़ौज में जाना है, ऑफिसर बनना है, तो मैं बनूंगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर अब हम एसएसबी आपके साथ लेकर चलने वाले हैं। आपने कुछ सेशंस भी लिए हैं बच्चों के लिए जो बहुत जल्दी यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि अब हम बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, जो ये डिमोटिवेशन है एसएसबी को लेकर, उसको हम बाहर बच्चों को कैसे ला सकते हैं। और कई लोगों को तो अभी सर ये क्लियर नहीं कि एसएसबी में एक्चुअली होता क्या है। बिल्कुल ठीक बात है गोपाल जी। मैं आपको ये बताऊं कि रिटन एग्ज़ाम, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, सब बहुत सीरियसली लेते हैं। माँ बाप भी सीरियसली लेते हैं, ट्यूशन भी लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब तक रिटन टेस्ट नहीं होता वो एसएसबी उनके बैक बेंच में रहता है। और जब रिटन टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है तब वो सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है। पर मैं आपको बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे एनडीए या आईएमए या किसी भी एंट्री में जाना है, तो आप उसी दिन से ही अपने एसएसबी की तैयारी करो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यही नहीं पता कि एसएसबी में होता क्या है, जिसकी वजह से जब यही नहीं पता कि मेरे को किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है, उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से मेरे को तैयार करना है, तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि अच्छे बच्चे भी एसएसबी क्लियर नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, वो डिमोटिवेशन उनके अंदर आ जाता है। वो आ जाता है, उनको यही नहीं पता कि वो रिटन एग्ज़ाम का उनको पता है कि मैथ्स का पेपर है, इंग्लिश का है, जनरल नॉलेज का है, जनरल अवेयरनेस का है, रीजनिंग है, लॉजिकल है, वो सब चीज़ें पता है। लेकिन एसएसबी में क्या है ये किसी को नहीं पता। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि सबसे पहले वो अवेयरनेस, वो इनसाइट एसएसबी का देना चाहिए, ताकि बच्चों को ये पता लगे कि एसएसबी चीज़ क्या है। एग्जैक्टली सर, ये एसएसबी कितने डेज का प्लान होता है? ये एसएसबी 5 से 6 दिन का होता है जी। पहले दिन जिस दिन जाते हैं उस दिन सिर्फ स्क्रीनिंग होती है जी। स्क्रीनिंग में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और एक पीपीडीटी होता है, जिसको पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें जो है बच्चों को ये टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और अगर बच्चा इस टेस्ट से क्लियर हो जाता है तभी वो बाकी एसएसबी के टेस्ट देता है, नहीं तो वो उसका वहीं पे एसएसबी खत्म हो जाता है जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि बच्चे स्क्रीनिंग में भी इसलिए नहीं पास होते कि उनको यही नहीं पता कि इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे आता है और पीपीडीटी को किस तरीके से हमने हैंडल करना है जी। तो सर बच्चों को एक आपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आप 15 ईयर से लोगों को मेंटरशिप कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और हमारी उसमें क्या हेल्प हो सकती है बच्चों को? देखो, मैं पिछले 15 साल से हज़ारों बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ, और वो बच्चे स्कूल के 6ठी क्लास से लेके और कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक आई हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल। बेसिकली जो मैंने चीज़ देखी है, 2 चीज़ें मेन हैं जिनकी वजह से बच्चे जो है अच्छा नहीं कर पाते। और मैं उसके डिफेंस सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी सेक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ। 2 वजह जो मेन हैं, एक तो उनका ये है कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी पुअर। They cannot communicate और they cannot express what they want to express। उनके पास नॉलेज है, आइडियाज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको वो ठीक तरीके से बता नहीं सकते। तो नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन, और उसमें भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी देखा जाए तो लैंग्वेज, एंड दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम चाहे कितना भी बोलें कि इस दफ्तर में हिंदी में काम करने की पूरी छूट है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में, चाहे वो फौज हो चाहे कहीं पे भी हो, इंग्लिश इज़ दी लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन बाय एवरीवन, एंड नाउ डेज इट इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो हमारे पास कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है इस लैंग्वेज को सीखने के अलावा। तो नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड नंबर 2 इज़ लो कॉन्फिडेंस। बच्चे के अंदर ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आपस में अगर 2 बैठे होंगे तो वो उनको कितना भी बोलो चुप हो जाओ, लेकिन उनमें से अगर खड़े होके एक को बोलो कि भाई खड़े होके क्लास के सामने कुछ बोलो, तो वो नहीं बोल पाता। तो दीज आर दी 2 रीजंस विच आई फाउंड कि बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस अच्छे से अच्छे स्टूडेंट एकेडमिकली बहुत अच्छे, लेकिन जब बोलने की नौबत आती है तो वो बोल नहीं पाते हैं, और इसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। जी
सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। बच्चे मेरे से कई बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर एसएसबी में ज़रूरी है कि हम इंग्लिश में ही टॉक करेंगे तो हमारा इंप्रेशन अच्छा रहेगा। तो ये आपने क्लियर कर दिया है बच्चों को पूरी तरीके से, और मैं बच्चों को बोलना भी चाहूँगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि देखो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका, और बच्चे पूछते भी हैं सर कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे फ्लुएंस किया जाए। सर उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है, बट हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है जो मैंने मेजरली देखी है कि हम थ्योरी में बहुत आगे हैं सर, बहुत ज़्यादा आगे, बट हमारे पास प्रैक्टिकलिटी की बहुत कमी है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। हमें इंग्लिश के वर्ड्स मेरे माइंड में बन रहे हैं, ग्रामर हमारी ठीक है, वोकैब्स हमारी ठीक है, बट हम बोल नहीं पा रहे, फ्लुएंसी नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैं बच्चों को कई बार सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास कोई सजेशन हो प्लीज़ बताइएगा। मैं हमेशा कहता हूँ उनसे कि मिरर के सामने खड़े हो और अपने आप से बातें करो। जब खुद से मोनोलॉग में चेंज करके आप डायलॉग में जाओगे तो आपका फ्लुएंसी भी अच्छा होगा और आपकी सोचने की पावर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर सर कोई इस पे कोई सजेशन आप देना चाहें बच्चों को? देखो, सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये जो आपसे बच्चे पूछते हैं वो मेरे से भी बच्चे बहुत पूछते हैं, और ज़्यादातर 90% बच्चे यही पूछते हैं कि सर हमको आता तो है लेकिन हम इंग्लिश में कैसे बताएं। जी, मैं सबको एक चीज़ बताता हूँ कि चाहे वो बच्चा इंग्लैंड में पैदा हो चाहे चाइना में पैदा हो, जब वो बड़ा होता है तो वो अपनी लैंग्वेज बोलता है। बिल्कुल। इंग्लिश अगर इतनी मुश्किल लैंग्वेज होती तो बच्चा कैसे सीखता? तो इट इज़ जस्ट क्वेश्चन के प्रैक्टिस की बात है। मैं उनको कहता हूँ कि अगर तुमको तैरना सीखना है तो तुम ड्राइंग रूम में बैठ के तैरना नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और बोलना सीखना है तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। अब जैसे आपने सजेस्ट किया वो बहुत अच्छा तरीका है, या तो आप फैमिली में बोलो किसी मेंबर्स के साथ, पर हमारे 90% ऑफ द फैमिलीज़ में इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन। ठीक है, हम ज़्यादातर जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो हम वही बोलते हैं। ज़्यादातर अगर हो तो अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहाँ हो सकता है बोलना पड़े, तो ज़्यादातर हमारी मदर टंग जो है उसी में बोलते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि जैसे आपने बोला मिरर के सामने बोलो, अखबार पढ़ो, अखबार इंग्लिश का पढ़ो, और उसके बाद जो पढ़ा है उसको अखबार को बंद करके फिर उसी चीज़ को बोलने की कोशिश करो। तो उससे एक तो आपकी जो रिटेंशन पावर बढ़ेगी, आप रिकॉल कर पाओगे, और आपकी जो वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। इसी तरीके से इंग्लिश न्यूज़ सुनो और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। अपने दोस्तों के साथ बैठते हो तो बोलो कि भाई अब 1 घंटे तक हम बात करेंगे लेकिन इंग्लिश में करेंगे। यही एक तरीका और कोई तरीका नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब हम आते हैं एसएसबी पर डायरेक्ट, जो हम बच्चों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सर आप क्या फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, जिससे इनका जो ये डिमोटिवेशन है, जो एक तो लो कॉन्फिडेंस, जो सबसे बड़ी बात आपने बोली, और एग्जैक्टली मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि जो भी करना है कॉन्फिडेंट होकर करो, ठीक है। दूसरा चीज़ इंग्लिश को इम्प्रूव करो। तो ये 2 पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन हम एसएसबी के लिए ऐसा क्या बच्चों को अब करने वाले हैं, हमारे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, वो बच्चों को मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। देखो, जैसे हमने अभी स्टार्ट किया है, अभी मैं शुरू में क्या कर रहा हूँ कि मैं एसएसबी को ब्रॉडली कवर कर रहा हूँ। तैयारी कैसे करनी है एसएसबी की, उसकी 2 क्लासेस हैं। जैसे एक क्लास है OLQ के बारे में जानना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं क्या चीज़ें हैं जो कि एसएसबी में, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहा हो, चाहे वो GTO चेक कर रहा हो, चाहे इंटरव्यूइंग ऑफिसर कर रहा, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर चेक होंगी। दैट इज़ नंबर 1। क्योंकि जब तक ये नहीं पता कि हम क्या प्रोजेक्ट करें तब तक हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ नंबर 1। नंबर दूसरा प्रिपरेशन में है पर्सनैलिटी मैपिंग, कि हमको पहले अपने बारे में पता करना है कि हमारे अंदर इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हमारे अंदर नहीं है जो हमको डेवलप करनी है, और जो हैं उनको हमको किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है। ये तो 2 क्लासेस हैं। उसके बाद जो बाकी 5 क्लासेस हैं उसमें मैं पूरे एसएसबी का साइकोलॉजी टेस्ट क्या क्या होंगे, स्क्रीनिंग में क्या होगा, GTO के कौन कौन से टेस्ट हैं, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या क्या चीज़ें जनरली पूछ सकते हैं। तो ये हम ब्रॉडली कवर करेंगे। उसके बाद हमारा प्लान ये है कि हम इन्हीं चीज़ों को विस्तार में जो है उन बच्चों में जो इंटरेस्टेड हैं उनकी फिर हम क्लासेस लेंगे, और उनको डिटेल में हम जो है बताएंगे कैसे आंसर करना है, प्रैक्टिस कैसे उनको प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज है, उसमें एक सिचुएशन दे दी जाती है और उस सिचुएशन को आपको सोल्यूशन देना है। तो उसको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको सोल्यूशन निकालने में आसानी रहे। तो इस तरीके से हम एक 15 क्लासेस के तकरीबन 15 से 20 क्लासेस करेंगे, जिसमें हम पूरा का पूरा एसएसबी करेंगे। उन क्लासेस को अटेंड करने के बाद कोई भी बच्चा जब एसएसबी जाएगा तो वो अंधेरे में नहीं जाएगा। पहली चीज़ उसको ये पता है कि मेरे क्या क्या टेस्ट होंगे, उन टेस्टों में क्या क्या पूछे जाएगा, और जो पूछा जाएगा उसको मैं किस तरीके से जवाब दूँगा। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें 3 असेसर्स हैं, और तीनों असेसर
एक असेसर है जो माइंड की चीज़ें देखता है, एक असेसर है जो आपका बिहेवियर देखता है, और तीसरा असेसर है जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तीनों की असेसमेंट में अगर आप सेम पर्सन, अगर साइकोलॉजिस्ट ने आपको कुछ देखा, जीटीओ ने कुछ देखा, तो फिर वो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तीनों की असेसमेंट, तीनों की पर्सनैलिटी जो उभर के आई है तीनों के सामने, वो एक होनी चाहिए। तो ये इस पूरे जो हम पैकेज चलाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे ताकि बच्चा एसएसबी में जाके एसएसबी क्लियर कर सके। जी सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि बच्चे के माइंड में ये रहता है कि मैं पहले रिटर्न की तैयारी करूं और जैसे मेरा रिटर्न क्लियर हो जाएगा देन आफ्टर मैं एसएसबी के लिए जाऊं, तो क्या एसएसबी एक शॉर्ट प्रोसेस है या लॉन्ग प्रोसेस है? देखो, कोई भी चीज़ विच इज़ रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी इज ए लॉन्ग प्रोसेस, एंड एसएसबी इज बेसिकली असेसमेंट ऑन योर पर्सनैलिटी। जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है, और मैं 95 क्या मैं बोलूँगा 100% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि रिटर्न का एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हैं कि उसका रिज़ल्ट आ जाए। रिज़ल्ट आने में और एसएसबी जाने में 15 दिन से लेकर 1.5 महीने का आपको टाइम मिलता है। जी, उस 15 से 1.5 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते। ना तो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ सकती, ना आपकी OLQs जो हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते, ना उनको डेवलप कर सकते। तो मेरा पॉइंट ये है, बच्चों से ये सजेशन है कि जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स या नेवी, कोई भी डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करनी एज एन ऑफिसर, उसी दिन से ही आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो एक दिन में नहीं होता। इट इज़ नॉट ए फर्स्ट एड कि भाई मेरे को चोट लगी पट्टी बांध ली। इसको पूरा पहले इसका डायग्नोज करना है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, और फिर डायग्नोज करने के बाद उस प्रॉब्लम को दूर करना है। तो उसके लिए टाइम चाहिए, और कम से कम 4 to 6 months आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर क्लियरिंग द एसएसबी। एग्जैक्टली यार, मतलब डे टू डे लाइफ में उनको काफ़ी सारी चेंजेस करने पड़ेंगे। बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर लेक्चरेट के लिए तैयार करना है आपने अपने आप को, तो लेक्चरेट के लिए आपकी जनरल नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि आपसे जिस सब्जेक्ट में बोलने के लिए बोला जाए आप बोल सको। ऑल्दो चॉइस देते हैं कि भाई 4 चीज़ों में से एक सब्जेक्ट लो, लेकिन 4 में भी जो है एक सब्जेक्ट पे बोलना, उसके लिए भी तो नॉलेज चाहिए। बिल्कुल सर। ये तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है बच्चों। मैं कई बार इस चीज़ को आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, और आज तो कर्नल साहब भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल से पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं, लोगों को प्रिपेयर करा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं डिफेंस अड्डा 24/7 की तरफ से। तो इसको ध्यान रखें, और ये मत सोचें कि पहले मैं रिटर्न क्लियर करूंगा, मेरा रिजल्ट आएगा, फाइनल कट ऑफ होगी, फिर जैसा कि बता रहे हैं कि वो 15 से एक महीने के बीच का टाइम मिलता है, तो उस पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है, आपको रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। और देन आफ्टर फिर आप क्या कहते हैं कि एसएसबी वो बहुत हार्ड होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चेक करते हैं, और हमेशा ये चेक करते हैं कि आप जेन्युइन हैं या फेक हैं आज। बिल्कुल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर, कोई और एक्सपीरियंस आप किसी स्टूडेंट का जो एसएसबी क्लियर करके आया है वो कुछ शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ? देखो, 2 साल पहले एक स्टूडेंट था जो मेरे पास आया था कि जी मुझे एसएसबी की तैयारी करनी है, और जब वो मेरे पास आया था तो उसका जो है, मैंने जब उसकी पर्सनैलिटी मैपिंग उसको करने के लिए बोली, पहली बात तो मैं जब भी कोई मेरे पास ऐसे कैंडिडेट आता है, मैं कुछ नहीं करता, मैं उसको बोलता हूँ कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ। और आपको जान के हैरानी होगी कि 15 से 20 सेकंड के बाद वो चुप हो जाता है। वो अपने बारे में ही नहीं बता सकता, और इंग्लिश में तो बहुत लोग तो कुछ भी नहीं बोल पाते। तो इसलिए वो उस स्टेज में मेरे पास आया था। लेकिन ये था कि एसएसबी कोई सिर पे नहीं आ रहा था, अभी उसने रिटर्न का एग्ज़ाम देना था। तब से मैंने उसके साथ तैयारी करी। सबसे पहले तो मैंने उसको बोला एज ए इंडिविजुअल व्हाट यू कैन डू, एंड ये मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। सबसे पहला काम आपने ये है कि प्लीज़ इंक्रीज योर जनरल अवेयरनेस, दैट इज़ योर जनरल नॉलेज, बाय रीडिंग न्यूज़पेपर एंड लिसनिंग टू द न्यूज़। बिकॉज चाहे आपका ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे आपका लेक्चरेट हो, और चाहे आपका इंटरव्यू हो, इन तीनों चीज़ों में आपका जनरल नॉलेज का जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है फिजिकल फिटनेस। फौज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ये नहीं कि आप इंटरव्यू में अच्छा कर लो और बाकी पढ़ाई में अच्छे हो तो चल जाएगा, नहीं। फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई एसएसबी के दौरान ज़्यादातर जो ग्रुप टास्क ऑफिसर के जो टास्क होते हैं वो फिजिकल के ऊपर होते हैं, तो आपको यू शुड बी फिजिकली फिट। नंबर तीसरी चीज़ है सुबह उठने की आदत डालो। सुबह जल्दी उठोगे, जल्दी उठ के दौड़ने जाओ, और उसके बाद जो अखबार पढ़ो और अपने नॉलेज बढ़ाओ। ये तो एज ए इंडिविजुअल मैं आपको बता रहा हूँ।
तो वो स्टूडेंट आया, उसको मैंने पहले ये बोला कि 1 महीने ये पहले ये करके आओ, तो उसने 1 महीना ये किया। और फिर मैंने उसको बोला कि उसको रोज़ आना, मैं एक टॉपिक देता था, 1 दिन का ब्रेक देता था, उसके बाद उसको बोलता कि तो आके जो है 3 से 4 मिनट तुम बोलोगे उसको। तो इस तरीके से तो मैंने जो सबसे पहले ये नोटिस किया है कि अगर बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और वो खड़ा होकर बोल सकता है, तो आप ये मानो मेरी बात कि 90% आपका एसएसबी क्लियर है। अगर झिझक नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने उसको गाइड किया जीटीओ के उसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या पूछता है, कैसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि कई दफ़े ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है और उसको ये नहीं पता लगता कि मैं क्या जवाब दूँ। तो उसमें कोई भी सवाल हो, उसमें आपको ये मानना है कि इसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व है और आप क्या जवाब दे रहे हैं उससे उसको ये पता लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। वह आपको ऐसे सवाल पूछ लेंगे, घर में आग लगी है, बच्चा फंसा हुआ है, पब्लिक वहाँ शोर मचा रही है, आप क्या करोगे? तो उसमें आपको रिएक्ट करना है कि मैं क्या करूँगा। तो उसमें अगर आप ये कहो जी मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं फायर फाइटिंग को बुलाऊंगा, तब तक तो अंदर वाले जल जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन, तो वो मैंने उसको ट्रेन किया। और उसके बाद फिर उसका जो है, जब उसका एसएसबी आया तो उसका एसएसबी इलाहाबाद का आ गया, तो वो फिर घबरा गया, कहता जी इलाहाबाद में तो सेलेक्ट नहीं होते। तो मैंने उसको अपना एग्जांपल दिया कि मैं इलाहाबाद में गया था और मैं सेलेक्ट हुआ था और पहले दफ़े गया था। तो खैर वो गया और वो सेलेक्ट हो गया और मेरे को उस चीज़ की बड़ी खुशी है। और जब भी कोई बच्चा मेरे पास एसएसबी के लिए आता है, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। जी सर, एक एटीट्यूड को लेकर भी बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ड्यूरिंग एसएसबी क्या एटीट्यूड रखना चाहिए। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए बहुत ज़्यादा, या बिल्कुल एकदम लिबर्टी के थ्रू जो हो रहा है वो होने दो। तो ये एटीट्यूड का क्या इम्पैक्ट रहता है सर एसएसबी? देखो, एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। एटीट्यूड से पहली बात तो ये समझना बच्चों को जरूरी कि एटीट्यूड चीज़ क्या है। एटीट्यूड एक चश्मा है। ये तो मेरे जो पढ़ाई के चश्मे हैं, लेकिन जो गॉगल्स पहनते हैं जी, वो अलग अलग कलर के चश्मे होते हैं गॉगल्स। कोई ग्रे होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई ब्लू होता है, कोई ब्राउन होता है जी। और उस जिस कलर का चश्मा होता है, हमको ज़िंदगी वैसी दिखाई देती है। इसी तरीके से एटीट्यूड भी एक लेंस है। अगर हम जिंदगी को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेंगे तो हमको सब अच्छे नज़र आएंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड से देखेंगे तो जो अच्छे हैं वो भी हमें खराब लगेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड है तो बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए, वो अपने आप केटर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप करेजियस होगे, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप कोऑपरेट करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपने शो करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपने डेवलप करना है। और वो डेवलप, जैसे मैंने बताया, 4-5 महीने लगेंगे, वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैं बच्चों को बताऊंगा, जिससे बच्चा जो है पॉजिटिव एटीट्यूड को जल्दी से जल्दी बदल सकता है। और आखिर में एटीट्यूड के बारे में ये कहता हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आप अपना एटीट्यूड बदलो। एग्जैक्टली सर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मैंने कई बार मेरे माइंड में अभी अचानक से है, जो रिपीटर्स होते हैं, एसएसबी रिपीटर्स हैं, उनको ये लगता है कि जब उनको फ्रेशर्स के साथ बुलाया जाता है तो फ्रेशर्स को माइंड में ही आता है कि रिपीटर्स को शायद प्रेफरेंस मिलेगी या फ्रेशर्स को प्रेफरेंस मिलेगी। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिपीटर्स का सिर्फ ये होता है कि रिपीटर्स को ये पता होता है कि एसएसबी में होता क्या, होने क्या वाला है, होने वाला क्या है। तो उनकी कम्पिटिटिव एडवांटेज ये रहती है। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, तो फ्रेशर्स वाले इस कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि ये तो रिपीटर है, इसका तो ये तो हो जाएगा, हम नहीं होंगे। ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। फ्रेशर के ही उतने भी चांसेस हैं जितने रिपीटर के हैं, और हो सकता है फ्रेशर के ज़्यादा चांसेस, बिकॉज ही इज़ डूइंग समथिंग टोटली न्यू। रिपीटर जो जा रहा है वो ये सोच के जा रहा है कि मैं पिछली बारी मैंने ये किया था तो शायद इसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया, तो वो अपने आप की पर्सनैलिटी को बदलना चाहता है। और जिस दिन आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलोगे, वो ज़्यादा देर तक आप बदल नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी टेक्निक ऐसी है एसएसबी में कि वो थोड़ी देर में पता कर लेंगे कि आप जो है दिस इज सुपरफिशियल पर्सनैलिटी, दिस इज नॉट एक्चुअल पर्सनैलिटी। यस, जेन्युइनिटी बहुत होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में जाते हैं, ज़्यादातर कोचिंग सेंटर उनको जो है ये बताते हैं कि इस क्वेश्चन का ये जवाब देना है। मैं ये नहीं बताता हूँ कि क्वेश्चन का, क्योंकि अगर सबको मैं यही बताऊँगा कि इस क्वेश्चन का ये जवाब है तो सब वही जवाब देंगे, और उसका मतलब ये है वो अपनी पर्सनैलिटी शो नहीं कर रहे, वो मेरी पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं।
तो मैं सबको ये कहता हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्यों पूछा जा रहा है, और इसको आंसर करने के लिए आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है। आंसर अपने आप बनाओ तो अपने आप आंसर बन जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी जितनी ज़्यादा रियल रहेगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। अगर ज़रा सा भी आपने फेक होने की कोशिश की तो वहाँ पर जो असेसर्स बैठे हुए हैं वो तुरंत आपको 2 मिनट में पकड़ लेंगे और आप एसएसबी आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये शायद होता भी है सर, क्योंकि हम जिस माहौल में, सराउंडिंग्स में हमारा ब्रिंग एंड बॉटअप हुआ है और अचानक से हम सिविलियन से डिफेंस की तरफ जाते हैं तो कुछ तो होपलेस हो जाते हैं और कुछ फेक बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो हम तुरंत पकड़े जाते हैं। नहीं, ये भी बात है कि जो तीनों असेसर हैं वो आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये है जी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जब तीनों असेसर्स उसके मार्क्स देते हैं, मोर और लेस तीनों के असेसमेंट एक जैसी होती है, विदाउट इवन इंटरैक्टिंग। इतना फूल प्रूफ मेथड है जी, बिल्कुल एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वही क्वालिटीज चेक कर रहे हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकली करें, चाहे वो ग्रुप बिहेवियर में करें, और चाहे वो जो इंटरव्यू ऑफिसर। बिल्कुल। तो सर आज हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, और आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सर के साथ इंटरव्यू मेरा बहुत एक ड्रीम था। मैंने जब से सर को सुना था मैंने कहा सर मैं इंटरव्यू आपके साथ करूँगा ज़रूर, और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो अब सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सेशंस आ रहे हैं सर के, ऑलरेडी आ भी चुके हैं कुछ सेशंस। तो इस बेसिस पर हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं कि कुछ बड़ा करने का। वो अभी एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, उसको डिस्कस मैं बाद में करूंगा। सो थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाकी मिलते हैं आपके सेशंस में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।